हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 31 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रोज़ मॉर्निंग में 6 बजे मैं करंट अफेयर्स की क्विज़ अपलोड करता हूँ, जो कि इसी वीडियो से मैंने सिलेक्ट करके क्वेश्चन लिए होते हैं। जो भी पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊँगा उन्हीं से क्वेश्चन बना के उस क्विज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उस वीडियो से आपका काफ़ी कुछ रिविज़न हो जाता है और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनसे भी मैं क्वेश्चन बना देता हूं, ताकि आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन क्विज में रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। मैं आपको बता दूं उससे पहले कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए और साथ ही साथ क्विज सॉल्व करने के लिए डेली के डेली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि 78, ठीक है। अभी जो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 जारी हुई है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 78। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 78 रैंकिंग है। और जो इसको नंबर मिले हैं 100 में से, अलग अलग बेस पे जो है ये इंडेक्स जो है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, ठीक है, इसको अलग अलग 100 नंबर में से अलग अलग विषयों पर जो है 100 नंबर दिए गए हैं हर देश को। और उसके बाद 100 में से कितने नंबर किस देश को मिले हैं उस हिसाब से इनकी रैंकिंग फिक्स की गई है। तो भारत को 100 में से 41 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। 41 अंक के साथ भारत 78वें स्थान पे है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर से ये देखिएगा कि जो ये सूची तैयार की गई है इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया था। और भारत को पिछले साल अगर बात करें 2017 की, तो 81वां स्थान इसको मिला था और इस बार 78 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब 78 पे आ गया, इसका मतलब ये कि करप्शन कम हुआ है थोड़ा बहुत, ओके। वर्ष 2017 में जैसे कि मैंने लिखा है 81वां स्थान था। याद रखिएगा कि इस सूचकांक में जो सबसे भ्रष्ट देशों में जो शामिल हैं उसमें सोमालिया पहले नंबर पे हैं और सोमालिया को मिले हैं 10 अंक, ठीक है। तो 10 अंक के साथ ही पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है सोमालिया में। इसके बाद दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान में 13 नंबर मिले हैं दक्षिणी सूडान को, और इसी तरीके से सीरिया को भी 13 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो सोमालिया के बाद दक्षिणी सूडान और सीरिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। देन सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले में डेनमार्क है। डेनमार्क को 88 नंबर मिले हैं 100 में से, ठीक है। पहले स्थान पे डेनमार्क आ गया। न्यूजीलैंड को 87 अंक मिले हैं और इस तरीके से न्यूजीलैंड जो है वो दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है ये पता होना चाहिए। फिनलैंड तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है इसमें 87वां स्थान जो है चीन को मिला है, क्योंकि चीन हमारा जो है पड़ोसी देश है, तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान को 117वां स्थान मिला है। तो यानी कि पाकिस्तान में भी भारत से कहीं ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कितने नंबर मिले हैं, क्या है, सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में कैद रखे गए हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? अभी एक जो है रिपोर्ट जारी हुई है और एक कह सकते हैं सर्वेक्षण किया गया था, और उसी सर्वेक्षण के तहत ये बताया गया था कि भारत में कितने हाथियों को कैद में रखा गया। कैद का मतलब ये होता है कि चाहे वो वन विभाग ने कैद में रखे हो चिड़ियाघर में, ठीक है, या फिर कुछ लोग आपने देखा होगा बाबा लोग होते हैं जो हाथियों के साथ जो है झुंड में चलते हैं, ठीक है। एक हाथी होता है और कई जो है बाबा लोग होते हैं, मांगते हैं जो है भिक्षा वगैरह मांगते हैं वो लोग। तो वो जो है वो सभी जो है मतलब ये कैद में रखी गई कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा कैद में रखे गए हाथी कहाँ पर हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि असम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाथी 905 हाथियों को कैद में रखा गया है असम में, और दूसरे स्थान पे केरल में है जिसमें कि 518 हाथियों को कैद में रखा गया है। टोटल जो ये सर्वे किया गया था, जो ये सर्वेक्षण हुआ था, इसमें 2454 हाथियों को जो है कैद में रखे जाने की बात सामने आई थी। और 58% टोटल जो 58% हाथी हैं उसमें से असम और केरल में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 58% हाथी असम और केरल में कैद में हैं, ठीक है, टोटल 2454 में से। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए आपको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 30 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि गुजरात में। ओके, नमक सत्याग्रह स्मारक का जो उद्घाटन है वो गुजरात के नवसारी जिले के डांडी में किया गया। तो आप सभी को पता है कि डांडी से जो है काफ़ी संबंध क्या है, पूरा का पूरा जो है नमक सत्याग्रह डांडी से ही संबंधित है। ठीक है, डांडी यात्रा आप सभी ने सुनी होगी। 110 करोड़ रुपए की लागत से इस स्मारक को तैयार किया गया है और जो स्मारक है ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की गई थी और जो कि 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी। ठीक है, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को ये समाप्त हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैं आपको और बता दूं कि ये जो गांधी जी के साथ जो उनके अनुयायी शामिल थे उसमें जो है इनके 80 साथी शामिल थे। ठीक है, यानी कि गांधी जी के साथ साथ 80 लोगों ने जो है इनके साथ ये दांडी यात्रा में भाग लिया था। इसके बाद बात करते हैं गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जिले हैं 33, गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 182 सीटें, राज्यसभा के लिए 11 सीटें, लोकसभा के लिए 26 सीटें। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 308 जो है जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर। इसी तरीके से साक्षरता दर है यहाँ पर 79.31%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ से क्या पूछा जाता है, सीमाएं पूछा जाता है। तो गुजरात की सीमा किससे किससे लगती है ये ध्यान रखिएगा। गुजरात की सीमा लगती है महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की कि हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित ट्रैवल शो 2019 में बेस्ट इन शो के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अमेरिका में। जो ये ट्रैवल शो 2019 था ये इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। यहाँ पर से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो इसका नाम था। तो इसी में जो है भारत को उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो ये शो था इसका आयोजन 25 से 27 जनवरी तक किया गया था। इसमें भारत की तरफ से भाग लिया गया था। भारत के जो विभिन्न पकवान हैं वो इसमें दिखाए गए थे और अलग अलग जो है कह सकते हैं प्रदर्शनी वगैरह भी इसमें लगाई गई थी भारत की तरफ से। तो बस ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 30 जनवरी को केजे अल्फोंस, कहीं पर अल्फोंसो भी लिखा है, एक ही चीज़ है। ठीक है, केजे अल्फोंस जो है वो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। तो इनके द्वारा हमको बताना है कि पहली नॉर्थ ईस्ट सर्किट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया 30 जनवरी को? सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में इस परियोजना का जो है शुरुआत की गई है, नॉर्थ ईस्ट सर्किट विकास परियोजना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो परियोजना है ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की थी जून 2015 में। ठीक है, तो जून 2015 में ही जो है इसको मंजूरी दी गई थी और अभी जो है सिक्किम में ये नॉर्थ ईस्ट सर्किट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसके तहत जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं हमारे, चाहे वो असम हो गया, चाहे वो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन राज्यों के जो कह सकते हैं पर्यटन है, उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के ऊपर जो है काम किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, चलिए सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, जिले हैं 4, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस विजय कुमार बिश्त। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 32 सीटें, राज्यसभा के लिए 1 सीट और लोकसभा के लिए भी 1 सीट है सिक्किम से। सिक्किम की सीमा की बात करते हैं तो सिक्किम की सीमा किससे टच होती है ये आपको पता होना चाहिए। एक ही राज्य की सीमा से जो है हमारी सिक्किम की सीमा टच होती है और राज्य है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किसे हाल ही में फेडरल बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि दिलीप सदरंगानी। ठीक है, दिलीप सदरंगानी को पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक का और जो है 2013 में ये शामिल हो गए थे बैंक में। ठीक है, तो बैंक के बोर्ड मेंबर के तौर पे जो है ये शामिल हुए थे और अब इनको पार्ट टाइम जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक का मुख्यालय है अलुवा, केरल में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में निम्न में से किस एयरपोर्ट को घोषित किया गया है? किस एयरपोर्ट को जो है सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है, हमको ये बताना है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। वैसे पिछले साल भी जो है इसी को घोषित किया गया था। लगातार 2014 से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्त एयरपोर्ट है। ठीक है,
2014 में 14 से पहले अगर बात करें तो हिथ्रो एयरपोर्ट जो कि लंदन का एयरपोर्ट है, ये जो है मतलब पहले नंबर पे था, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हुआ करता था ये। लेकिन 2014 से लगातार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्न में से किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये जो एक्सप्रेस वे होगा ये प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। ये जो एक्सप्रेस वे है इसके निर्माण में लगभग 36,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और एक्सप्रेस वे की लंबाई होगी 600 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिले हैं 75, राजभाषा है हिंदी और उर्दू, राज्यपाल हैं राम नाईक, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर हैं। इसी तरीके से अगर सीटों की बात करते हैं तो विधानमंडल के लिए विधान परिषद की बात करते हैं सबसे पहले, तो 100 सीटें विधान परिषद के लिए हैं और विधानसभा के लिए जो है 404 सीटें हैं यहाँ पर टोटल। ठीक है, संसद की बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। तो बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और दिल्ली से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैप में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 29 जनवरी को किस राज्य ने नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 29 जनवरी को नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो भी महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सरकारी अस्पताल हैं, अगर इनमें कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो उसके पेरेंट्स को, ठीक है, बच्चे के लिए जो है एक बेबी केयर किट दिया जाएगा। तो वो पहले बच्चे के लिए दिया जाएगा, उसके बाद के नहीं। तो ये जो है कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोग के पास फैसिलिटी नहीं है, जिन लोग के पास पैसे नहीं है, उन लोग को जो है ये बेबी केयर किट दी जाए ताकि वो अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई, जिले हैं 36, राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश NH पाटिल हैं। और सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए 19 सीटें, लोकसभा के लिए 48 सीटें, विधानसभा के लिए 288 सीटें और विधान परिषद के लिए हैं 78 सीटें। साक्षरता दर है यहाँ पर 82.34% और लिंगानुपात है 929। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताए हैं जितने पॉइंट, सभी अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर से मैप देखते हैं। मैप में सीमाएं हमें देखनी है कि महाराष्ट्र की सीमा किन किन राज्यों की सीमा से लगती है। तो यहाँ पर से दिख रहा है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा महाराष्ट्र से लगी हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है हमको ये बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसी ध्यान रखिएगा कि इसी दिन नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो इसी दिवस को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम अग्नाशय ऐप विकसित किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक ऐप बनाया है जिसकी मदद से जिन लोग को डायबिटीज़ है वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐप है ये उनको अलर्ट करता रहेगा कि उनके शरीर में जो है शुगर की कितनी मात्रा है वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें बताता रहेगा। अब बात करते हैं कल के कुछ प्रश्नों की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम क्या कर दिया गया है। सही आंसर क्या था, वंदे भारत एक्सप्रेस। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से किस राज्य ने शहरी युवाओं के लिए एक रोजगार योजना जिसका नाम है युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है। तो युवा स्वाभिमान योजना कहाँ पर शुरू की गई है आपको ये बताना था। सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी वाला, यानी कि मध्य प्रदेश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था आपके लिए कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की, जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस एयरलाइन ने विमानों में गांधी जी का लोगो लगाने का फैसला किया है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 27 जनवरी को किस सेटलर ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2019 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारत में कितने टाइप की जो है इमरजेंसी है, हमको ये चीज़ बतानी है, तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।